लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में। सो मेनली फीमेल जिस सिम्टम की शिकायत करती है वो ये कहती है कि उसको जो है ना मेंसेस शुरू होने से पहले या ख़त्म होने के चंद दिन तक भी जो है वो पेल्विक एरिया में हल्की हल्की धीमी मुसलसल दर्द रहती है। एक तो फीमेल ये शिकायत कर सकती है और उसके साथ फीमेल ये कहती है कि उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, यानी पहले कभी उसको इस तरह से भर भर के ब्लीडिंग नहीं हुई लेकिन अब उसको होती है। या तो फीमेल इस चीज़ की भी शिकायत कर सकती है कि पिछले 6 महीने या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया कि उसको जो है ना पेल्विक एरिया में पेन रहती है, जिसके साथ उसको थकावट की अलामत भी होती है, कुछ करने को काम काज करने को दिल नहीं करता, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। सो ये इसका जो है ना क्लासिकल सिम्टम है जो फीमेल जिसके आके शिकायत करती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना एंडोमेट्रोसिस। सो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या है, न्यूरो एंजियोजेंसिस हो चुकी हुई है, पेन सेंसिटिविटी फीमेल की बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए डिस्मेनोरिया की शिकायत होती है। उसके अलावा डिस्पेरियूनिया यानी उसको इंटरकोर्स करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा डिसयूरिया यानी अगर ब्लैडर को अपनी लपेट में ले ले तो ऑब्वियसली फ़ीमेल को जो है वो पेन के साथ यूरिनेशन होगी, पेनफुल यूरिनेशन। डिसचीज़िया यानी चीज़िया का मतलब होता है स्टूल, यानी उसको जो है वो फीसेस या स्टूल काफ़ी दर्द के साथ पास होते हैं अगर वो बाउल को या रेक्टम को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। उसके अलावा मेनोरेजिया, जैसे मैंने बात की कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो 7 डेज से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है। मेटोरेजिया यानी वो कहती है कि मेंसेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल दरमियान में एक दिन तो उसका है, उसको आनी है मेंसेस, बट थ्रू अदर डेज में भी उसको स्पॉटिंग वगैरह होती रहती है। फटीग इतनी ज़्यादा उसको थकावट की शिकायत होती है जो कि रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हर टाइम जनरेट रहता है और मेंसेस के करीब तो कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हो जाता है, तो इसलिए फीमेल में बहुत ज़्यादा फटीग पैदा होती है। जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें फीमेल को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ब्लॉटिंग, नोजिया, गैस बनती है, पीरियड्स के दिनों में बनती है। अब देखें, एक कंडीशन होती है आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। सो उसमें फ़ीमेल को क्या होता है कि उसमें फ़ीमेल को ना डायरिया कभी होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग या ब्लॉटिंग मेनली उसको शिकायत रहती है। तो उसमें ना फ़ीमेल को झटके वाले या मड़ोड़ जैसे दर्द होते हैं, ठीक। लेकिन अगर जस्ट एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें ये झटके वाले दर्द नहीं होते, मड़ोड़ जैसे दर्द नहीं होते, बल्कि इसमें फ़ीमेल को धीमी धीमी हल्की मुसलसल रहने वाली दर्द होती है। अब पेशेंट जो होती है ना, अब उसमें ये हो सकता है कि अगर आप उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट देखते हो तो मुमकिन है कि उसमें छोटे छोटे यानी स्मॉल एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स शो हों, लेकिन फिर भी फीमेल बहुत बुरी दर्द की आपको शिकायत करती है, कहती है कि मुझे पेन तो बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी किस्म की पेन होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स जगह जगह बनी हुई हैं लेकिन फीमेल को बहुत कम या फिर बिल्कुल ही दर्द है ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ही सिम्टम्स नहीं होते। सो ये जो होती है ना मेन, इसकी पेल्विक पेन एरिया में पेन होती है, पेल्विक क्योंकि पेल्विक मतलब ऑब्वियसली पेल्विक एरिया के अंदर पेन होती है। अब ये जो पेल्विक पेन होती है ना, ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ तो कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जिनमें होती है, जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, ओवेरियन सिस्ट में। और आईबीएस के साथ मैंने आपको बताया ये कंफ्यूज इसको कर दिया जाता है एंडोमेट्रियोसिस को। तो एंडोमेट्रियोसिस और आईबीएस में डिफरेंस ये है कि अगरचे दोनों में जो है वो कह लें डायरिया, वोमिटिंग, सॉरी डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में पेल्विक एरिया में फ़ीमेल को धीमी धीमी मुसलसल रहने वाली दर्द होती है, जबकि आईबीएस में फ़ीमेल को झटके वाली मड़ोड़ जैसे स्पैस्मोटिक एंड शार्प पेन होती है, जिसके साथ उसको कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ब्लॉटिंग, इस तरह से। अब हम लोग जो है वो बात कर लेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि एंडोमेट्रियोसिस की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस। तो मेन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन मेजर है वो है इनफर्टिलिटी, क्योंकि अगर इसने ओवरी को अपनी लपेट में लिया, ओवरी ओवरी का फंक्शन क्या था, ओवा बनाना, अब ओवरी ओवा नहीं बना सकेगी तो इनफर्टिलिटी। और अगर इस जो है वो कैलियानोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स जो हैं इन्होंने अगर फेलोपियन ट्यूब्स को अपनी लपेट में ले लिया तो ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला रीजन में इम्प्लांट जो है वो फर्टिलाइजेशन होनी थी स्पर्म एंड एग की, लेकिन अब इस फेलोपियन ट्यूब के ऊपर बने हुए एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स की वजह से नहीं हो पाती, तो इनफर्टिलिटी पैदा हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर फीमेल में प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसमें ये होता है कि जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन ही होता है कि उसकी एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, बट और जो है वो इम्प्लांटेशन जाइगोट की होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। बट इसमें ये होगा एंडोमेट्रियोसिस वाली फीमेल्स में अक्सर ऐसा हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ इम्प्लांटेशन भी उधर ही हो जाती है, यानी आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, जनरली फेलोपियन ट्यूब में, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होती है। उसके अलावा अगर फीमेल प्रेग्नेंट है ना तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना वो ये होती हैं कि उसको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है, यानी या फिर उसको जो है वो प्लेसेंटा से रिलेटेड
प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो फीमेल को प्री टर्म लेबर हो सकती है, वक्त से पहले उसके बच्चे की पैदाइश हो सकती है। प्री इक्लैम्शिया जो होती है ना, वो एक ऐसी कह लें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें सडनली यानी 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद फीमेल में हाइपरटेंशन पैदा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है, यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाता है यानी प्रोटीन यूरिया हो जाता है, और उसकी अर्डिमा की कंडीशन पैदा हो जाती है यानी बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है। सो ये जो है ना प्री इक्लैम्शिया इसको बोलते हैं। एंड प्लेसेंटा से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी फीमेल में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पैदा हो सकती हैं। उसके बाद है बॉवल ऑब्स्ट्रक्शंस। सो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है कि अगर एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स जो होते हैं या एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं, अगर वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को अपनी लपेट में लेते हैं तो वो आमतौर पे वहाँ पर ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं, परफोरेशन की वजह बनते हैं, जो कि एक मेडिकल एमरजेंसी होती है। अगर एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स या एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स ब्लैडर को इफेक्ट करते हैं तो ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जिसमें डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन होगी, ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है, और किडनी को भी डैमेज पहुंच सकता है। किडनी को डैमेज क्यों हो सकता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस में जब यूरेटर यानी जो ट्यूब किडनी से यूरिन को लेके ब्लैडर में आती है, अगर उस ट्यूब के ऊपर उस ट्यूब को अगर एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स डैमेज करने लग जाएँ तो ऑब्वियसली जो यूरिन होता है ना वो फिर नीचे नहीं आ सकता, बल्कि वो ऊपर बैक फ्लो कर जाता है किडनी की तरफ, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस पैदा हो जाती है, जिसके साथ फीमेल में फ्लैंक पेन की भी शिकायत होती है, यानी बैक में उसको जो है वो किडनी वाली जगहों में, जैसे बैक में, कमर में उसको दर्द भी होता है। क्रोनिक पेन, अब फीमेल में जो है वो क्रोनिक पेन होगा, यानी वो शिकायत करेगी कि 6 महीने से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया कि उसको जो है वो पेन है, और वो पेन ऐसा है कि उसको रेस्ट करने से भी सुकून नहीं मिलता। मेंटल इश्यूज़ यानी उसको एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंड उसके अलावा सोशल विड्रॉल, ऑब्वियसली इतना पेन है, इतनी सब चीज़ें हैं, तो इसमें जो है वो उसको मेंटल इश्यूज़ भी पैदा हो जाते हैं। कैंसर रिस्क भी इन फीमेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, और मेनली जो है वो ओवेरियन कैंसर का रिस्क इनके अंदर ज़्यादा होता है। सो ये इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस थी। अब हम लोग बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर। सो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी में मेडिसिन जो होती हैं ना वो पेशेंट के बिहेवियर को, उसके टेम्परामेंट को, उसके थर्मल रिलेशन को, उसके साइकोलॉजी को, उसके मेंटल सिम्टम्स को देखते हुए दी जाती हैं। सो मैं जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ वो जस्ट फॉर मैं अवेयरनेस बताती हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन इसकी होती है सीपिया। अब सीपिया जो है ना उन फीमेल को दी जाती है जिसमें वो शिकायत करती हैं कि उनको पेल्विक एरिया में पेन है और ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ बाहर आ जाएगी, यानी बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है। इसके अलावा डिस्पेरियूनिया यानी इंटरकोर्स के दौरान उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, थकावट उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो चिड़चिड़ी भी होती हैं। और उसके अलावा इसकी एक मेडिसिन होती है सेंसीफ्यूगा। सेंसीफ्यूगा जो होती है ना उसमें फीमेल को स्वेयर ब्लीडिंग होती है, बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रही होती है एब्डोमेन के लोअर एरिया में, और इसके अलावा उनको जो है वो बैक पेन भी होती है पीरियड्स के दौरान। इसकी एक मेडिसिन जो है वो सबाइना हो सकती है। सो सबाइना में ये होता है कि फ़ीमेल को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान जो पेन होता है ना वो लेबर लाइक पेन होता है, यानी ऐसे लगता है कि जैसे लेबर पेन्स हो रही हैं उसको, इस तरह का उसको दर्द होता है, डिस्मेनोरिया इस शिद्दत का होता है। और इसके अलावा इसकी एक मेडिसिन होती है लेकिसिस। सो लेकिसिस दी जाती है लेफ़्ट साइडेड कॉम्प्लेंट्स के अंदर, यानी अगर लेफ़्ट साइड की ओवरी उसकी मुतासिर है, ओवेरियन सिस्ट है, लेफ़्ट ओवरी में ओवेरियन सिस्ट है, लेफ़्ट साइड में पेल्विक पेन है, और उसकी मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स जो कि यानी पेल्विक एरिया से रिलेटेड सिम्टम जो कि मेंस्ट्रुएशन से पहले बहुत ख़राब हो जाते हैं, यानी पेल्विक में अगर दर्द है तो वो मेंसेस से पहले शदीद हो जाएगा। सो मेंसेस से पहले पेल्विक एरिया में जो सिम्टम्स पैदा होती हैं तो उनमें भी लेकिसिस एक मेडिसिन है। इसके अलावा इसकी एक मेडिसिन जो होती है वो पल्साटिला भी होती है। पल्साटिला की जो पेन्स होती हैं वो शिफ्टिंग नेचर की होती हैं, कभी अगर राइट ओवरी में पेन है थोड़ी देर बाद लेफ्ट ओवरी में पेन होगा, कभी कमर में दर्द है तो कभी बिल्कुल नीचे पेल्विस में आ जाएगा। तो और इसके अलावा इसमें मूड स्विंग्स भी होते हैं, और इसकी सिम्टम्स जो होती हैं ना उसमें फ़ीमेल को आराम मिलता है ओपन एयर में, ओपन एयर में जाते हैं उसको काफ़ी सुकून महसूस होता है। सो ये सारी की सारी एंडोमेट्रियोसिस की क्लिनिकल सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट थी।